Hmm. Now let us see the question number 4. Name some modern industries which were in operation in our country at the time of independence. जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, ब्रिटिश के चुंगल से छूटा था, तो क्या कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज हमारे देश में थे? कृपया आप उसके बारे में कुछ बताइए। तो देखिए, द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी witnessed the emergence of modern industries. 19वीं सदी का जो सेकेंड हाफ था उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में ऐसा कुछ लगा कि कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ उभरे हैं। वो ब्रिटिश के प्रयास से नहीं उभरे होंगे या ब्रिटिश की मजबूरी रही होगी। एट द इनिशियल स्टेज डेवलपमेंट वॉज कन्फाइंड टू सेटिंग अप ऑफ कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स। इनिशियल स्टेज जो था मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ के मामले में, तो कॉटन और जूट टेक्सटाइल मिल ही भारत में बैठाया गया था। The western parts of the country, Maharashtra and Gujarat, was the hub for cotton textile mills, which were mainly dominated by the Indians, whereas the jute industries were mainly concentrated in Bengal and were dominated by the British. क्या बता रहा कि भारत का जो वेस्टर्न हिस्सा था उस समय का, जिसे भी महाराष्ट्र और गुजरात कह सकते हैं, वो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स का हब था और इसके ज़्यादातर मालिक भारतीय लोग थे। और ठीक भारत के पूर्वी छोर पर जूट इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा बसाया गया और उसके मालिक ब्रिटिशर्स लोग ही थे, जो कि मेनली बंगाल में था। इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, और ठीक 20वीं सदी के शुरुआती दिनों में, यानी 1901 से 1925 के बीच वाले स्टेज में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑल्सो स्टार्टेड इमर्जिंग ग्रेजुअली। भारत में ऐसा लगा कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज भी कहीं कुछ उसका बेस तैयार हुआ। इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1907, और भारत में पहला जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना हुई वो 1907 में हुई थी, और वो कौन सा था? टाटा। सम अदर इंडस्ट्रीज दैट वेर ऑपरेटिंग एट अ स्मॉलर स्केल ड्यूरिंग द ब्रिटिश एरा वॉज वेयर शुगर इंडस्ट्रीज, सीमेंट इंडस्ट्री एंड पेपर इंडस्ट्री। और ब्रिटिश शासन में और भी कुछ छोटे मोटे उद्योग जो भारत में अपना पांव जमा पाए थे, उसमें शुगर इंडस्ट्री, चीनी उद्योग, सीमेंट इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री, कागज उद्योग था मुख्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। मतलब ये जो भारत को सिस्टमेटिक तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइज किया, इसके पीछे क्या दोहरा उद्देश्य क्या था? द फॉलोइंग आर द टू फोल्ड मोटिव्स बिहाइंड द सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्टेड बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स लोगों ने जो भारत को जानबूझकर डी इंडस्ट्रियलाइज किया, यहाँ के कॉटेज इंडस्ट्री को चौपट किया, इसके पीछे उनके दिमाग में दो खेल चल रहा था। पहला, मेकिंग इंडिया अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स। The main motive of the British government was to make India mere supplier of cheap raw materials to feed its own flourishing industrial units. जो पहला उनके दिमाग में खेल चल रहा था कि भारत ये जो फिनिश्ड गुड दुनिया को सप्लाई कर रहा था, और दुनिया का एक नंबर इकोनॉमी इंडिया बना हुआ था कॉटेज इंडस्ट्री के बल पर, उस कॉटेज इंडस्ट्री को चौपट करा जाए और यहाँ की उस पॉपुलेशन को जो कॉटेज इंडस्ट्रीज में लगी हुई है, वो यहाँ के चाहे मिनरल्स रॉ मटेरियल्स हो या एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स हो या फॉरेस्ट से रिलेटेड रॉ मटेरियल्स हो, उन सब को इंडियंस और इंडिया ब्रिटेन का सप्लायर बन जाए, ब्रिटेन को सप्लाई करे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में जो इंडस्ट्री थी, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद वो उसको एक बेस मिले चीप रॉ मटेरियल्स का। दूसरा, मेकिंग इंडिया अ मार्केट फॉर फिनिश्ड गुड्स। देखिए, another important objective of the British government was to use India as a virgin market to sell the finished goods produced by the British industries। और ब्रिटिशर्स के दिमाग में दूसरा खेल था कि तो भारत के कॉटेज इंडस्ट्री को चौपट कर दो, उसके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो, उसको प्रोडक्शन करना बैन कर दो,
तो क्या हुआ, इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री चौपट होगी और कंपेल होकर के वो रॉ मटेरियल्स जिससे कि वो खुद कुछ ना कुछ भारतीय बनाते थे वो ब्रिटेन को रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करने को कंपेल हो जाएंगे। दूसरा, जो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज में जो फिनिश्ड गुड्स बन के रेडी होंगे इंडियंस रॉ मटेरियल्स के द्वारा, फिर उसी को इंडिया में जो ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ थी उनको मैन्युफैक्चरर नहीं सिर्फ ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ में कन्वर्ट करके वो रखना चाहते थे और उनके माध्यम से इंडिया में ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ में बने हुए फिनिश्ड गुड्स को भारत में लाकर बेचने और भारत को एक बड़े कंज्यूमर मार्केट के रूप में तैयार करना उनका दूसरा उद्देश्य था। तो इसको आप पढ़िए, समझिए अपने बुक से भी।